वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन। मैं आपके लिए 6 to 8 एसएसटी के नए नए चैप्टर्स की वीडियोस लाती रहूंगी। उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाना पसंद आएगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1, पर्यावरण। आपके मन में पर्यावरण का नाम सुनते ही क्या विचार आते हैं? जैसे हमारे चारों तरफ की चीज़ें जो हमें चारों तरफ दिखाई देती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जानवर हो, इमारतें हों, कुर्सी हो, किताबें हों, कुछ भी हो सकता है। अर्थात हमारे चारों तरफ की चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं और जो हमें महसूस होती है, वो सभी मिलकर एक आवरण बनाती है जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के पास खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उनकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अर्थात बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण को बदलते देखकर कितना दुख हुआ। अर्थात उनको खेलने का मैदान, हरियाली अच्छी लगती थी, पर अब वहां पर बिल्डिंग्स बन रही थी। कक्षा में पहुंचकर रवि ने जब अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है। अर्थात इसका मतलब है कि कुछ चीजें हमें प्रकृति ने दी हैं, जो नेचुरल चीजें हैं, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़ और प्राणी। पर कुछ चीजों का निर्माण मानव ने स्वयं किया है, जैसे सड़क बनाना, कारें बनाना, ये सब मानव निर्मित चीजें हैं। इसी प्रकार पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तित करता है, इस चीज़ों को कैसे परिवर्तित करता है? जैसे कार के धुएं से वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों में बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तित करता है। अब हम पढ़ेंगे अगले पृष्ठ पर पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक मीन्स पर्यावरण किन किन चीजों से मिलकर बनता है। जैसे पहला घटक है प्राकृतिक, मीन्स प्राकृतिक में क्या क्या होता है? वायुमंडल, जैसे हमारे चारों तरफ की जो वायु है, हमारे तरफ का जो चारों तरफ का जो मौसम है, और जलमंडल, जैसे जो जल है, जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है, जैसे नदियाँ, समुद्र, वर्षा का पानी। और स्थल मंडल मीन्स जो हमारी, हम लैंड की बात करते हैं, ज़मीन की बात करते हैं, जहाँ हमारे घर बने हैं, पेड़ पौधे बने हैं। चौथा सजीव मंडल, जैव मंडल मीन्स जहाँ पेड़ पौधे, जानवर होते हैं। दूसरा है मानव निर्मित घटक। मानव निर्मित घटक वो होता है जो इंसान अपने सुविधा के लिए बनाता है, जैसे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, बड़ी बड़ी इमारतें इंसान ने अपने मेहनत से बनाई हैं। तीसरा है मानव स्वयं, खुद मानव, मीन्स जैसे एक परिवार भी पूरा। इस पाठ में पर्यावरण के भी दो भाग बताए गए हैं। पहला जीवीय और अजीवीय। जैसे जीवीय वो होते हैं जिनमें पेड़ पौधे आते हैं, जैसे जो सांस लेते हैं और बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। और अजीवे वो होते हैं जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, जो बढ़ते नहीं हैं, सांस नहीं लेते हैं, वो एज इट इज रहते हैं, जैसे हैं, जैसे जमीन, पहाड़, इस तरह से। अब हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अगले पृष्ठ में बताया गया है हमारे प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे पेड़ पौधे, वायु, जीव जंतु, ये सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। परंतु इसमें भी
इनको विभाजित किया गया है। पहला है स्थल मंडल। स्थल मंडल हमें कहते हैं पृथ्वी की ठोस लेयर, ऊपर की जो ऊपरी परत, सबसे ऊपरी ठोस परत होती है, उसे स्थल मंडल कहा जाता है। यह है चट्टान, खनिजों से बना होता है एवं जो मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। ये स्थलाकृतियां जो है महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। और स्थल मंडल वह क्षेत्र है, ऐसा एरिया जहां हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भी भूमि, पशुओं को चराने के लिए घासस्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। और दूसरा है हमारा जलमंडल। जलमंडल के अंदर हमारे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि सभी जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना पानी जीवन संभव नहीं है और पानी से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। बिना पानी हम एक दिन भी नहीं रह सकते। और तीसरा भाग है वायुमंडल। वायुमंडल मतलब पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है, जिसमें हम सांस लेते हैं, जिससे हम जी पाते हैं। और सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी, हानिकारक किरणें जो हैं वो इसी हमें वायुमंडल में ही मिलती हैं। लेकिन इससे हम कैसे बच पाते हैं? इससे हम बच पाते हैं ओजोन लेयर की मदद से। अगले पृष्ठ पर हम देखते हैं कि कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। और अब हम आगे पढ़ेंगे पारितंत्र क्या है। पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारणों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ स्थानांतरण द्वारा संबंधित है। जैसे आप सोचिए, आप ऑक्सीजन लेते हैं। आप जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमें मिलती है पेड़ पौधों से, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधे। इसी तरह से आपस में हमारा एक्सचेंज चलता रहता है और हमारे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हम जी नहीं पाएंगे। इसी प्रकार बारिश, कितनी भी 11वीं की कक्षा के एक एनसीए कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इसने मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आता है, लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं। इस लाइन से हमें यह समझ में आता है कि जो बच्चा अपनी जिस जगह पर रहता है वो उस मौसम को याद करता है, उस जगह की जलवायु को याद करता है, उस जगह के वहाँ पर स्थल मंडल को याद करता है कि वहाँ का कैसा, जैसे राजस्थान के बारे में बताया गया तो वहाँ पर रेत ही रेत बताया गया कि वहाँ बारिश भी नहीं होती। और दूसरे बच्चे ने केरल के बारे में बताया गया जहाँ पर हरियाली थी और बारिश भी होती रहती थी। इस प्रकार से अलग अलग जगह का अलग अलग मौसम, स्थल और पर्यावरण हो सकता है। अब लास्ट हम पढ़ेंगे मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण से हमारा क्या तात्पर्य है? मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता रहता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता रहता है। जैसे उनका पहले जो प्रारंभिक मानव जो थे उनका जीवन बहुत सरल था। उन्होंने अपने आसपास से मिलने वाली चीज़ों से ही अपना गुजारा कर लेते थे। जैसे फल फूल जो मिलते थे वही खा लेते थे वो। परंतु अब जैसे जैसे मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के नए तरीके सीख लिए हैं, उसने फसलें उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया है। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तु विनिमय पद्धति का अर्थ होता है लेन देन, आपस में लेन देन करना। मतलब हमारे पास अगर अनाज है तो हमने दूसरे को अनाज दे दिया, दूसरे के पास अगर वस्त्र हैं या किसी और प्रकार का धन है तो वो हमें उसके बदले में दे सकता है। उसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन का प्रारंभ हुआ।
परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति में पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच यही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट हो जाने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे अपनी छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य घरों लौकिक क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। इस प्रकार मतलब शिक्षक ये कहना चाहते हैं आप जिस भी पर्यावरण में जाएं, जिस भी जगह पर जाएं, वहां के बारे में जानकारियां इकट्ठी करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। थैंक यू। अगर आपको एसएसटी के किसी और चैप्टर की आवश्यकता है जो आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।